नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 9 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस दिखा के जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर अब देखेंगे इसके आंसर्स क्या और एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या हैं और आप लोग कितने मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द बैम्बू कल्टीवेशन इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन बैम्बू जेनेटिक रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड गलत है दोस्तों सितंबर 8 2020 को यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 22 बैम्बू क्लस्टर्स इन 9 स्टेट्स लॉन्च किया है। 9 स्टेट्स कौन कौन सा इधर लिखा हूं, ठीक है, यही न्यूज था। तो बैम्बू कल्टीवेशन के बारे में हमारा क्वेश्चन है। बैम्बू इज ग्रोन ऑन 10 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया एंड कवर्स ऑलमोस्ट 13% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। हमारा जो टीएफ है इंडिया का, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 13% बैम्बू कल्टीवेशन है। टोटल प्रोडक्शन कितना है, 5 मिलियन टन्स पर ईयर है एंड 8.6 मिलियन पीपल डिपेंड ऑन बैम्बू फॉर देयर लाइवलीहुड। मैक्सिमम आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। दोस्तों इस तरह की इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जैसे 13% है, 5 मिलियन टन्स पर ईयर है, 8.6 मिलियन पीपल डिपेंड ऑन बैम्बू फॉर देयर लाइवलीहुड, और ज्यादा हो गया होगा अभी, तो ये थोड़ा पुराना रिपोर्ट है। तो इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में लिखने से आपको पॉइंट्स ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इट इज टू बी नोटेड दैट इन 2017, देखो दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, बिफोर इंडिपेंडेंस वाला एक्ट है, उसमें बैम्बू को कैटेगरीज ऑफ ट्रीज में डाला था। एक ट्री माना जाता था, तो उसको काटना बेचना सब अलाउड नहीं था। तो 2017 में एक अमेंडमेंट लाया गया और बैम्बू को कैटेगरी ऑफ ट्री से निकाल दिया। वैसे बैम्बू एक टाइप ऑफ ग्रास है, एक घास है बेसिकली। तो इस एक्ट के थ्रू बैम्बू को कैटेगरी ऑफ ट्री से निकाल दिया। इंडिया इज द सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन बैम्बू जेनेटिक रिसोर्सेज आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकंड रिचेस्ट कंट्री है। तो हमारे क्वेश्चन में रिचेस्ट कंट्री बोला था, वो गलत है। दिस टू कंट्रीज टुगेदर हैव मोर देन हाफ द टोटल बैम्बू रिसोर्सेज ग्लोबली। 50% से ज्यादा इंडिया और चाइना प्रोड्यूस करता है बैम्बू। 136 स्पीशीज ऑफ बैम्बूज ऑकर्स इन इंडिया। इंडिया में 136 स्पीशीज है। इसकी जो ऑफिशियल साइट एक है, उस साइट में जाने से आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल्स, जितने कैटेगरी, जिसके पूरा साइंटिफिक नेम्स वो आपको मिल जाएगा। 58 species of bamboo belonging to 10 genera are distributed in the northeastern states alone। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो 136 स्पीशीज में 58 आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले बैम्बू को बहुत यूज करते हैं, खाने में भी यूज करते हैं, बैम्बू के अंदर खाना रख के पकाता है। तो यही है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द पत्रिका गेट बिल्ड बाय द पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। वेयर इज इट लोकेटेड? तो आंसर इज ए, राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द पत्रिका गेट इन जयपुर। यही है वो, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। पत्रिका गेट वाज बिल्ट बाय पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाया है। तो पीएम मोदी ऑल्सो लॉन्च 2 बुक्स। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानकारी रखना। संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा, ऑथर्ड बाय गुलाब कोतारी, एडिटर इन चीफ ऑफ राजस्थान पत्रिका ग्रुप एंड चेयरमैन ऑफ पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। तो गुलाब कोतारी जी ने लिखा हुआ 2 बुक्स का भी लॉन्च किया। पत्रिका गेट इज ए मेमोरियल दैट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के भी बारे में, बहुत सारे फोर्ट्स है उधर, जंतर मंतर आप सुना ही होगा। तो ये सबको रिफ्लेक्ट करता है ये जो बिल्डिंग। दिस मेमोरियल इज एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट द आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान इन वन स्ट्रक्चर। आपको पूरा राजस्थान के कल्चरल, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब आपको इसी बिल्डिंग के अंदर मिल जाएगा, राइट।
The design of Patraya Gate incorporates the cultural lifestyle and architecture of all the parts of Rajasthan from Sri Ganganagar to Banswara and from Jaisalmer to Bharatpur. तो दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है, उधर से इधर, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, यही बताया है. इट इज अ सदर्न गेट ऑफ जयपुर, तो जयपुर का सदर्न गेट भी माना जाएगा इसको, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रियल मैंगो सॉफ्टवेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज? Answer is an illegal notorious software developed for booking तत्काल टिकट over the IRCTC वेबसाइट. दोस्तों रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारे न्यूज आया था रिसेंटली, तो ये वही है, एक इलीगल नोटोरियस सॉफ्टवेयर है. दोस्तों ये क्या करते हैं सॉफ्टवेयर, जो हम तत्काल बुक करते हैं, हम सब तत्काल बुक किए होंगे कभी ना कभी, तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है, कितना फास्ट करना पड़ता है. अगर नेट की स्पीड लो है हमसे टिकट बुक हो ही नहीं पाता है. तो ये सॉफ्टवेयर वही काम करता है जो ऑटोमेटिकली तत्काल टिकट्स को बुक करेगा. और ये लोग क्या करते हैं, जो ये काम करते हैं ये लोग फिर वो तत्काल टिकट बेचते हैं, राइट. तो ये जो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या करता है, देखो, एजेंट लॉग्स इनटू द आईआरसीटीसी सर्वर थ्रू मल्टीपल आईडीज. ठीक है, सॉफ्टवेयर बाईपासेस द कैप्चा कोड व्हिच इज मेजर टाइम टेकिंग प्रोसेस व्हाइल बुकिंग द टिकट्स ऑफ द वेबसाइट. ये सारे चीजों को, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस जितने भी है, जैसे कैप्चा एंटर करना, ये सबको बाईपास करके सीधा जो हमारा जितने भी डिटेल्स है सब ऑटोमेटिकली एंटर करके टिकट बुक कर देते हैं. ठीक है, तो ये अभी पकड़ा गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने. ठीक है, एक प्रोब लाया गया और इन्वेस्टिगेट करके इनको पकड़ा भी है. तो इसलिए न्यूज में तो ये जानना जरूरी है दोस्तों, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछने से आपको पता होना चाहिए, ये इट इज एन इलीगल नोटोरियस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर बुकिंग तत्काल टिकट. ठीक है. Question number 4, who has been conferred with the prestigious Indira Gandhi Peace Prize for the year 2019? Answer is option D, David Attenborough. दोस्तों सितंबर 7, 2020 को सर डेविड अटनबरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज कन्फर किया गया. दोस्तों अटनबरो के बारे में आप लोग सुना ही होगा, ये एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है, हिस्टोरियन है. इन्होंने बीबीसी चैनल में, सबसे फेमस हुआ था वही बीबीसी चैनल में, एक प्रोग्राम किया था नेचुरल हिस्ट्री यूनिट. उस प्रोग्राम का प्रेजेंटर थे ये, राइट. इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड अकॉर्डेड एनुअली बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है दोस्तों, वही देता है ये. ठीक है, ये इंडिविजुअल्स को भी देता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी देता है, ऐसा जरूरी नहीं है कोई इंडिविजुअल को ही देगा. जैसे 2018 में दोस्तों जो सी ऑप्शन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इनको मिला था, राइट. वैसे इंटरनेशनल लीडर्स को भी देता है. ठीक है, कोई इंडियंस होना जरूरी नहीं है, इंटरनेशनल लीडर्स जहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज का, कोई अफ्रीकन कंट्रीज का, कहीं का भी होना चाहिए. जो इंटरनेशनल लीडर्स है, कोई अगर सोसाइटी में बदलाव ला पाए, बड़े बड़े काम किए, तो उनको ये देते हैं, राइट. तो इसमें लिखा है डेवलपमेंट एंड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज हैज यूज्ड फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ वो ह्यूमैनिटी के लिए, लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यूज किया. एंड एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ फ्रीडम. ठीक है, the prize carries a cash award of 2.5 million Indian rupees and a citation. 2.5 million rupees देता है, right. 2.5 million मतलब कितना है, 25 lakhs. A written work in order to be eligible for consideration should have been published. एक written work publish होना चाहिए इसके लिए. This panel constituted by the Indira Gandhi Memorial Trust consists of prominent national and international personalities including previous recipients. ठीक है, तो ये पैनल में प्रीवियस रेसिपिएंट्स भी रहते हैं और इंटरनेशनल और नेशनल पर्सनालिटीज भी रहते हैं. द रेसिपिएंट्स आर चूजन फ्रॉम ए पूल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉमिनीज. मैंने बता दिया आपको, नेशनल अपने इंडियन होना कोई जरूरी नहीं है, कोई इंटरनेशनल लीडर अगर कोई बड़ा काम किए, कोई ऑर्गेनाइजेशन किए, तो इन सबको ये दे सकता है. क्वेश्चन नंबर 5, विद रेस्पेक्ट टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, Which of the statements are correct? दोस्तों ये रिपोर्ट कल आया था, तो इसमें बहुत सारे हाईलाइट्स थे, इसमें 4 स्टेटमेंट्स लिखा हूं, वैसे चारों सही निकल रहा है. देखते हैं दोस्तों. अकॉर्डिंग टू द सर्वे, केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री. केरला फिर से फर्स्ट आया है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला है. 96.2% ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वेयर लिटरेट्स. केरला पॉपुलेशन करीब 3.5 करोड़ है, तो इनमें 96.2% लिटरेट है. ऑन द अदर हैंड आंध्र प्रदेश वाज एट द बॉटम. आंध्र प्रदेश सबसे नीचे 66 है केवल. ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया कितना है, 77.7% है. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया 73.5%, लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज 87.7%,
और मेल लिटरेसी रेट इन इज हायर देन दैट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट्स इन ऑल स्टेट। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है सभी का मेल लिटरेसी रेट ज्यादा है। क्या आपको लगता है दोस्तों ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, एकदम सेम होना चाहिए, कोई जेंडर गैप हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। जैसे मेल लिटरेसी अटेन करते हैं वैसे फीमेल को भी लिटरेसी अटेन करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं ज्यादा होना चाहिए, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्ट इंडस्ट्री इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1, इंडिया इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, गलत है दोस्तों। इंडिया इज द लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ठीक है, चाइना एंड यूएसए के बाद ही इंडिया का प्लेस है। इंडिया में मेन सोर्सेस ऑफ सॉल्ट क्या है? सी ब्राइन, लेक ब्राइन, सबसॉइल ब्राइन एंड रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स। दोस्तों ब्राइन मतलब वही है सॉल्ट वाटर, ठीक है, जहां सॉल्ट की कंटेंट ज्यादा है। तो सी से निकालता है, लेक से निकालता है, सोइल से निकालता है जहां सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, और रॉक सॉल्ट से भी निकालता है। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान, ये तीनों स्टेट मिलकर 96% ऑफ कंट्री का सॉल्ट प्रोडक्शन देख लेता है। उसमें गुजरात 76.7%, तो इसका मतलब है इंडिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन गुजरात करता है, कोस्टल एरिया है। तो फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड राजस्थान। इसमें देखो दोस्तों गुजरात एंड तमिलनाडु तो कोस्टल स्टेट्स है, पर राजस्थान एक लैंडलॉक्ड है। तो राजस्थान देखो, राजस्थान भी 9.86%, राजस्थान में एक लेक है सांबार लेक, वो भी एक सॉल्ट लेक है, तो उधर से भी सॉल्ट निकलता है। सॉल्ट इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अपीयर एज आइटम नंबर 58 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्ट जो है एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा शेड्यूल 7 में आप आइटम नंबर 58 देख लीजिए, वो ए कहता है मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट बाय यूनियन एजेंसीज, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट बाय अदर एजेंसीज। ये क्लियर लिखा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सॉल्ट जो है एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस स्ट्रोक ला आर नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख में इसमें कौन सा नहीं है? से ला। दोस्तों खारदुंग, सासरला, बरालचाला, ये सब न्यूज में आजकल आ रहा है, जो ऑनगोइंग इंडो चाइना टेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सेला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं, सेला पास मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड सेला एज ला मीन्स पास। ला का मतलब होता है पास। इज ए हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इन इंडिया। तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। It has an elevation of 4170 meter and connects the Indian Buddhist town of Tawang to Dirang and Guwahati. तो ये कहाँ कनेक्ट होता है पता चल गया। The pass carries the National Highway 13, previously NH 229, connecting Tawang with the rest of India. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवेज के बारे में अक्सर पूछता है एग्जामिनेशंस में। तो नेशनल हाईवे 13 ठीक है इधर है। Question number 8, with respect to hypersonic technology demonstrator vehicle HSTDV, which of the statements given are correct? Answer is option D 1, 2 and 3. दोस्तों कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में, किन किन देशों के पास एक टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया अभी 4th कंट्री है वर्ल्ड में जो इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। दोस्तों HSTDV के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हूँ, पढ़ सकते हो पोस्ट करके। वैसे कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ब्रीफली बता देता हूं फिर से। HSTDV was testified by DRDO from the ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा का, जो अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ था कल लिफ्ट ऑफ। HSTDV इज एन अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें स्क्रैमजेट यूज होता है। स्क्रैमजेट जो है रैमजेट का एडवांस्ड वर्जन है, जो सुपरसोनिक स्पीड में जाता है, फिर हाइपरसोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। It has a range of uses including missiles of future, energy efficient, low cost and reusable satellite launch vehicle. ये एक सॉलिड रॉकेट मोटर यूज करते हैं, एक सर्टन एल्टीट्यूड तक इसको लेके जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था कल, ये क्या करेगा, ये ग्राउंड से 30 किलोमीटर ऊपर तक लेके जाएगा करीब 20 सेकंड्स में। उधर स्क्रैमजेट इंजन काम करना शुरू हो जाएगा, रैम ओपन हो जाएगा, हवा अंदर लेके जो फ्यूल है उससे मिस होने के बाद ये हाइपरसोनिक स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मैक 6 स्पीड। मैक 6 मतलब साउंड का 6 टाइम्स। ठीक है, वैसे दोस्तों साउंड स्पीड को सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ऐसे डिवाइड किया हुआ है। सबसोनिक मतलब जो मैक 1 से नीचे है, मतलब 340 मीटर पर सेकंड के नीचे। सुपरसोनिक मतलब मैक 1 से लेके मैक 4 तक। ठीक है, मैक 5 और मैक 6 इसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, उसे वो भी, राइट।
तो फिर देखो इसके की एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्फोसिस क्या क्या है, हाइपरसोनिक प्रोपल्शन है, विंड ट्रांसमिशन विद मिनिमम ड्रैग लॉस है, मिनिमम ड्रैग लॉस है, बिल्कुल ड्रैग लॉस है, ड्रैग मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी जो फ्लाई करते हैं, कोई भी बॉडी एक फ्लाई करेगा उसको रेजिस्टेंस ऑफ एयर होता है उससे, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एयर को कम करने के लिए इसको बोलते हैं ड्रैग, जो ड्रैग होते हैं उसको कम करने के लिए जो एरोडायनामिक शेप में, जो बॉडी का एरोडायनामिक शेप में थोड़ा चेंज करते हैं, तो इससे क्या होगा, ड्रैग जितने भी है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर जितने भी है वो कम हो जाता है, तो इसमें मिनिमम ड्रैग लॉस है, यही बोला है। एनहांसिंग एरोडायनामिक्स बता दिया एंड रिफाइनिंग द स्क्रैमजेट इंजन। वैसे जब ये लिफ्ट ऑफ हुआ था, वेरियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसेस, टेलीमेट्री स्टेशंस एंड रडार्स ट्रैक किया ये व्हीकल को पूरे इसकी कोर्स में, इसकी पूरी कोर्स में नीचे ग्राउंड में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसेस, टेलीमेट्री स्टेशन सब इसको ऑब्जर्व किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, with respect to the Foreign Contribution Regulation Act FCRA, which of the following statements are correct? Answer is option D, neither one nor two, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखते हैं दोस्तों, एक करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर सो एंड सो कैन एक्सेप्ट लिखा है, एक्चुअली दोस्तों कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, एन एसोसिएशन हैज टू स्पेंड एटलीस्ट 1 करोड़, ये जो अमाउंट कोट किया हुआ है ये भी गलत है। तो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, इसकी की प्रोविजंस क्या क्या है। 2010 के एक्ट है ये, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें रजिस्टर करेगा वो हर 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना है। एज पर द अमेंडेड एफसीआरए रूल्स, इनको पूरे फॉरेन, जो भी एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ले रहा है, पूरे डिटेल्स जो कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, किस लिए, ये सब डिटेल्स अपलोड करना है, और एनुअल रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करना है, और एक लिखा है हु कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एफसीआरए रूल के अनुसार स्पेसिफिकली बोला है ये लोग जो अभी बोलने वाला है ये सब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। देखो इसमें कौन कौन है दोस्तों, इलेक्शन कैंडिडेट, ऑब्वियसली इलेक्शन कैंडिडेट नहीं ले सकता, एमपी और एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर, करस्पॉन्डेंट, पॉलिटिकल नेचर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकता। न्यूज़पेपर को तो पूरी तरह रोक लगा रखा है। देखो कॉलमनिस्ट, करस्पॉन्डेंट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर्स ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं ले सकता। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, यही बोला है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई कॉर्पोरेशन का हो या गवर्नमेंट से कंट्रोल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय हो, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। और एनी अदर इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस हु हैव बीन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, इन सबको छोड़ के अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली किसी को अगर बोला है कि तुम नहीं ले सकते तो वो भी नहीं ले सकता, ठीक है। और व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने के लिए रजिस्टर करना है तो इसकी क्राइटेरिया क्या है। एसोसिएशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, यही सब एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब है यही सब एक्ट के जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। नॉर्मली बी इन एक्सिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years, एक कंपनी को एक्सिस्ट होने, एस्टैब्लिश होकर 3 साल से ज्यादा होना चाहिए। हैज अंडरटेकन रीजनेबल एक्टिविटी इन दिस फील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो भी फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन काम कर रहा था, इसकी बेनिफिट सोसाइटी को होना चाहिए, अच्छी बेनिफिट सोसाइटी को होना चाहिए, और रीजनेबल एक्टिविटीज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम कुछ भी नहीं था, ऐसे ही 3 साल से ऑफिस चला रहा है। हैज स्पेंड एटलीस्ट 10 लाख ओवर द लास्ट 3 years ऑन इट्स एक्टिविटीज, 10 लाख का टर्नओवर चाहिए, 1 करोड़ नहीं चाहिए, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हमें इधर मिल गया, neither one nor। Question 10 and our final question, which of the following country has recently imposed a ban on cow slaughter of cattle for beef? दोस्तों आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीलंका। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में न्यूज आया था, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्सा हैज प्रपोज्ड बैनिंग द स्लॉटर ऑफ कैटल फॉर बीफ अकॉर्डिंग टू द रूलिंग श्रीलंका, पुदुचेरी, पेरमुना, एसएलपीपी और पीपल्स फ्रंट, ठीक है। तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया, ठीक है, प्रपोज किया है बेसिकली, अभी एक्ट पास होगा उधर, स्लॉटर ऑफ कैटल को बैन कर दिया। बुद्धिस्ट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ श्रीलंका पॉपुलेशन एंड मोस्ट बुद्धिस्ट डू नॉट ईट बीफ एज दे कंसिडर काउ सेक्रेड। हमारे हिंदू जैसे सेक्रेड मानते हैं वैसे उधर भी ऐसा है, बुद्धिस्ट जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है वो भी इनको सेक्रेड मानते हैं। माइनॉरिटी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ए सेक्शन ऑफ हिंदूज ईट बीफ। इंडिया में जैसे वैसे इधर भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स बुद्धिज्म द फॉरमोस्ट प्लेस and states that it shall be the duty of state to protect and foster the Buddha Shasana.
शासना मतलब जो भी ऑर्डर्स दिया था बुद्धा ने, ठीक है, तो इनको फॉलो करना अपना काम है बोला है। वैसे गौतम बुद्धा जो थे वो ये सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइसेस से तो अगेंस्ट थे, वैसे खाना तो दूर की बात है। वाइल एश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट, वैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, पर केवल ये काउ स्लॉटर को बैन कर रहे हैं। इन 2013 दे लॉन्च एन एग्रेसिव कैंपेन ऑपोजिंग हलाल सर्टिफिकेशन। देखो 2013 में भी एक सिमिलर एक कैंपेन हुआ था, हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल आप सबको पता ही है, हलाल जो करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। फोर्सिंग स्टोर्स टू स्टॉप सेलिंग मीट लेबल फॉर इस्लामिक फूड गाइडलाइंस, राइट। तो 2013 में भी ऐसे ही सिमिलर टाइप का एक कैंपेन हुआ था, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी व्यूज़ है और कमेंट्स है या क्वेश्चन है, डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। इस पीपीटी की भी पीडीएफ आपको शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए